बहाने खोज रही हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में 18 संसदीय सीटों पर बीजेपी की जीत से विपरीत ममता ने 2021 की विधानसभा में लेकिन 2 सीट से 74 सीटों पर पहुंची बीजेपी की जीत उन्हें अखरने लगी है। लिहाजा 26 जुलाई से 5 दिन के लिए दिल्ली सहारा प्रणाम, मैं हूं प्रीति पांडे। बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है। ममता का मिशन दिल्ली। बंगाल की जीत से मिला आत्मबल विपक्ष को अब 2024 के लिए लामबंद करने लगा है। बंगाल की शेरनी के हुंकार से साफ है कि अब वो बंगाल तक सीमित न रहकर केंद्र की राजनीति में अपना आकार बढ़ाना चाहती हैं। बंगाल में बीजेपी को पटकनी देकर और मोदी के आभा मंडल को फीका करने के एहसास से लबरेज ममता अब केंद्र से टकराने के नित नए बहाने खोज रही हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में 18 संसदीय सीटों पर बीजेपी की जीत से विपरीत ममता ने 2021 की विधानसभा में बदला भले ले लिया, लेकिन 2 सीट से 74 सीटों पर पहुंची बीजेपी की जीत उन्हें अखरने लगी है। लिहाजा 26 जुलाई से 5 दिन के लिए दिल्ली प्रवास पर पहुंची ममता का एजेंडा साफ है कि 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट किया जाए और मोदी सरकार की विदाई के लिए माहौल तैयार करें। विपक्षी एकता की कवायद कोई नया फॉर्मूला नहीं है और पिछले 20 साल में कम से कम 20 दफा 20 से ज्यादा दल एक साथ जुटे, मगर नतीजा जीरो। खुद कांग्रेस ने कई बार कोशिशें की, लेकिन क्षेत्रीय हसरतें और राज्यों में उनके वजूद ने किसी दल की झंडा बरदारी को स्वीकार नहीं किया। तो क्या अब ममता की अगुवाई को देश के उत्तर से दक्षिण तक फैले अलग अलग विचारधाराओं के दल स्वीकार कर पाएंगे? और क्या कांग्रेसी भी, जो अपना अध्यक्ष भी परिवार से बाहर नहीं चुन पा रहे, वो उस पार्टी की रहनुमाई मानेंगे जिसने उन्हें बंगाल से ही बेदखल कर दिया? सवाल कई है। मोदी के खिलाफ महाभारत के शंखनाद में साइड लाइन हो चुकी कांग्रेस अब क्या करेगी? क्या वो अपने ही वटवृक्ष से अलग हुए शरद पवार और ममता की अगुवाई को स्वीकार करेगी, या फिर 2024 आते आते विपक्षी एकता धराशायी हो जाएगी? 2019 में बीजेपी को शिकस्त देने और मोदी को हटाने के नाम पर पूरा विपक्ष एक साथ जुटा, लेकिन आधे अधूरे मन से। लिहाजा बिखरे हुए विपक्ष को 2019 में एक बार फिर मोदी ने जोरदार पटकनी दी, लेकिन इस बार मोर्चा संभाला है ममता बनर्जी ने। 2024 की मुहिम के लिए 2021 से ही जुट रही ममता की मुहिम में उनके दूत प्रशांत किशोर पहले ही सारा खाका खींचने में जुट गए। मराठा शरद पवार और कांग्रेस के कुनबे से मुलाकात कर प्रशांत किशोर जमीनी हकीकत जांच रहे हैं। शरद पवार के घर हुई बैठक के सूत्रधार यशवंत सिन्हा और प्रशांत किशोर यकीनन ममता के लिए ही लॉबिंग करने में जुटे हैं। दरअसल संसद में बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीट और वोट शेयर टीएमसी का ही है। फिर बंगाल जीत से ममता का कद भी बढ़ा है और वो 2024 की रेस में सबसे आगे चल रही हैं। बंगाल जीतते ही ममता ने ऐलान भी कर दिया कि 2024 मोदी सरकार की विदाई का साल होगा, लेकिन एक छतरी के नीचे और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की रूपरेखा के साथ सबको लाना क्या ममता के लिए इतना आसान होगा? जबकि अभी उन्हें बंगाल की सियासत की हर कमजोर कड़ी को भी भरना है और केंद्र के साथ हर मोर्चे पर भिड़ने के लिए भी समय देना है। यकीनन गोल बड़ा है, लेकिन ममता ने 16 अगस्त से पूरे देश में खेला होवे का बिगुल फूंक दिया है और इस खेल में खुद को तय कर लिया है सेंटर फॉरवर्ड। तो ममता बनर्जी राजधानी दिल्ली में 5 दिनों के दौरे पर और इस दरमियान कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ मुलाकात। तैयारी 2024 के लिए और जिस तरीके से मुलाकातों का ये दौर ममता बनर्जी द्वारा आयोजित किया गया है, या फिर ये कहें कि एक के बाद एक विपक्ष के तमाम बड़े चेहरों से मुलाकात कर रही हैं, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि ममता बनर्जी, भले ही 2024 अभी आने में थोड़ा वक्त है, लेकिन ममता बनर्जी बगैर एक पल गवाए भी
सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर खुद को ला करके विपक्ष की कमाल अपने हाथों में लेना चाहती हैं। कांग्रेस सरीखे तमाम नेताओं के साथ ममता बनर्जी की मुलाकात। अगर बात की जाए कमलनाथ, अभिषेक मनु सिंघवी, आनंद शर्मा या फिर प्रशांत किशोर, जिसे पहले ही उन्होंने दिल्ली में खाका खींचने के लिए भेज दिया था। प्रशांत किशोर की मुलाकात कांग्रेस आला कमान से लेकर के कांग्रेस के तमाम शीर्ष चेहरों के साथ पहले ही हो चुकी है और कहा तो ये भी जाने लगा कि पार्टी में प्रशांत किशोर के लिए एक नई जगह और नई पोजीशन को तैयार किया जाएगा। अब इस बीच ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। 19 जनवरी 2019 और 23 मई 2018 तस्वीरों के लिहाज से विपक्षी एकता की फिलहाल ये दो तस्वीरें देश के कमोबेश हर वोटर को याद होंगी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ममता ने कोलकाता में 23 दलों के नेताओं को जुटाया। फिर 2018 में कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण के समय जब कर्नाटक में कांग्रेस ने जेडीएस से गठबंधन कर बीजेपी को सरकार बनाने से रोका, बाद में हर फोटो का हश्र एक ही हुआ और अपने अपने आत्म अभिमान और महत्वाकांक्षा के चलते विपक्षी दल एक साथ नहीं जुड़ सके। जरा देखते हैं दोनों तस्वीरों को। तो देखिए, विपक्ष ने पुरजोर कोशिश जरूर की थी एक मंच पर कई बार आने की और बीजेपी को किसी भी तरीके से सत्ता से दूर रखने की, लेकिन विपक्ष का कई मर्तबा लामबंद होना भी बाद में काम नहीं आ पाया, क्योंकि विपक्ष की तमाम शीर्ष चेहरों को कोशिश यही थी कि कमान उनके हाथ पे मिले और ऐसा हुआ नहीं, लिहाजा नतीजा सिफर रहा। ममता का मिशन दिल्ली पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी, कांग्रेस के नेता दीपक झा, टीएमसी के नेता संजय सरकार और वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा साहब सभी जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दयाशंकर जी, आपका रुख कर लेती हूँ। जिस तरीके से दीदी दिल्ली के दौरे पर हैं और मुलाकातों का दौर जारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो गई, हालांकि टीके से लेकर के कोरोना की तीसरी लहर का जिक्र करती हुई दिखाई दी, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात के मायने क्या लगाए जाएं, तो बहुत छोटे में जवाब देकर के दीदी ने ये संकेत तो दे दिए कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कोई भी अछूता नहीं होता है। संकेत साफ है दीदी की तरफ से कि 2024 की तैयारियां उनकी तरफ से शुरू कर दी गई हैं और कमान उनके हाथ में ही रहने वाली है। देखिए, जब बंगाल का चुनाव जो चल रहा था, वो चुनाव साधारण चुनाव नहीं था। ये चुनाव मोदी बनाम दीदी था और मोदी जी के साथ इवन यहाँ तक कि दूसरे कंट्री में भी उनको जाना पड़ा, बांग्लादेश से भी सहयोग लेना पड़ा। मटुआ समुदाय कहाँ गए और देश में जिस प्रकार से उन्होंने सहयोग लिया, देश के अधिकतम सीएम महोदय लोगों को साथ में लिया, गृह मंत्री को लिया, उसके बाद कौन कौन से मिशनरियों का प्रयोग किया, वो पूरा विपक्ष जान रहा है और समझ चुका है। अब तो ऐसा गेम इन लोगों का है, ये जो पेगासस का जो मामला है कि ये लोग दूसरे देश के लोग अगर किसी अपने देश के लोगों का ये रेकिंग करवाते या सॉफ्टवेयर से उनका हैंगिंग करवा कर ये सब जो चीजें कर रहे हैं लोग, तो बड़ा ही ये शर्मनाक घटना सामने आई है। और अभी इनको लग चुका है कि कहीं ना कहीं हम यहाँ से अब हमारी विदाई होने वाली है। जो ये परिवर्तन की बंगाल में बात किया करते थे, तो परिवर्तन होना शुरू हो गया है। ये लोगों का जो नारा था, उस नारा को दीदी ने उल्टा करके दिखाया और ये नारा पूरे देश में लगेगा और पूरे देश में अब खेला होने वाला है और वो खेला दिख रहा है और दीदी ने वो करके दिखा देगी और दिखा भी रही है। अब दिखने भी लगा है लोगों को और पूरे देश में माहौल दीदी के पक्ष में बनता हुआ दिख रहा है। चलिए, आप कह रहे हैं कि पूरे देश में माहौल दीदी के पक्ष में बन रहा है। चलिए, इस मुद्दे को लेकर के मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन पहले मैं बीजेपी के जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं उनका रुख कर लेती हूँ। अरविंद सिंह जी, अरविंद जी, आप टीएमसी के हमारे गेस्ट जिस तरीके से सीधे दावा कर रहे हैं कि दीदी के पक्ष में न सिर्फ माहौल बनता दिख रहा है, बल्कि अब तो ऐसा लगता है कि विपक्ष को भी एक ऐसा चेहरा चाहिए जो उनका नेतृत्व करे और बीजेपी को सत्ता से बाहर करे। इत्तेफाक रखते हैं सर?
देखिए, ममता बनर्जी जी जो विपक्षी एकता का प्रयास कर रही हैं, ये कोई उनका नया प्रयास नहीं है। प्रीति पांडे जी, आप ध्यान से देखेंगी तो 2019 के चुनावों के पहले भी ममता जी ने प्रयास किया था और विपक्ष के 23 दलों को उन्होंने कोशिश किया था एक मंच पे लाने के लिए, लेकिन उसका परिणाम क्या रहा? टाए टाए फिश हुआ उसका रिजल्ट। एक्चुअली ममता जी जो वर्तमान में प्रयास कर रही हैं, उसके पीछे दो निहितार्थ है। एक तो ये है कि बंगाल में चुनावों के बाद जो हिंसा हुई है और उस हिंसा को लेकर जो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंगाल सरकार की किरकिरी हुई है, उस किरकिरी से मीडिया का और जनता का ध्यान हटाने के लिए एक नया शगुफा कि केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने के लिए ममता जी दिल्ली में रुकी हुई है, ये कोशिश किया जा रहा है। बहुत राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, बाकी लोगों से मिलते हैं, लेकिन इतना शोर शराबा नहीं होता है। ममता जी आने वाली थी उसके 10-15 दिन पहले से आपको ध्यान होगा मीडिया में और हर तरह से इनके जो प्रचार प्रसार में लगे हुए एजेंसीज हैं और सलाहकार हैं, इनके द्वारा एक माहौल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा था ताकि अरविंद जी, किरकिरी हुई है। अरविंद जी, बीच में रोक रही हूँ सर, ऐसा क्यों लग रहा है कि दीदी के दिल्ली दौरे से आप लोग भी थोड़े से डरे हुए हैं? वरना आप लोगों को फर्क क्या पड़ता था? जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, पीएम के साथ मुलाकात करते हैं, तब कहीं कोई शोरगुल नहीं होता। दीदी के आने से अगर शोरगुल हुआ तो बीजेपी की सेहत पर फर्क क्यों पड़ रहा है? अगर आपको कोई डर नहीं है दीदी के इतने बढ़ते हुए कद को लेकर के तो प्रीति जी, देखिए, हमें कोई डर नहीं है। आपने प्रश्न पूछा, उसका मैं जवाब दे रहा था। ममता जी का तो राष्ट्रीय राजधानी में स्वागत है। हमारे नेता बंगाल जाते थे तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई करती थी, उनकी रैली की परमिशन नहीं देती थी, हेलीकॉप्टर लैंडिंग का परमिशन नहीं मिलता था, उनके खिलाफ केसेस लगाती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने ममता दीदी के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, स्वागत किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको मिले हैं, तो ये शिष्टाचार की जो बातें हैं वो बीजेपी जानती है और उसको पूरा करती है। लेकिन आपने पूछा ममता बनर्जी के दौरे का नेता, तो एक तो मैंने ये बताया कि बंगाल हिंसा से जनता का ध्यान हटाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है, और दूसरा विपक्ष में भी एक कंपटीशन है कि संयुक्त विपक्ष का सरकार के खिलाफ नेता कौन होगा। उसके लिए ममता जी अपना नाम आगे करने के लिए लगी है, क्योंकि विपक्ष कहीं तो कोई बात होगी ना, विपक्ष को भी तो एक ऐसा चेहरा चाहिए जो उनको अगुवाई कर सके, और दीदी फिलहाल उस रोल में फिट बैठती हुई दिख रही हैं। चलिए, मैं इसको लेकर के कांग्रेस से हमारे साथ दीपक झा जी हैं, उनका रुख कर लेती हूँ और फिर समझने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी कई बार गठबंधन तो हुआ, लेकिन फिर वो कोई आकार ठीक से नहीं ले पाया, और लिहाजा एक कमजोर विपक्ष चाहे कितनी भी पार्टियों से जोड़ करके बनाया जाए, वो कमजोर ही रहता है। नतीजा सिफर रहा था। दीपक जी, कांग्रेस के नेताओं के साथ ही मुलाकात का दौर जो है दीदी के दिल्ली पहुंचने के बाद शुरू हुआ है, इसके मायने किस तरीके से लिए जाएं? और जो कहा जा रहा है कि मिशन 2024 के लिए दीदी ने हुंकार भर ली है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में सामने है, लिहाजा सबसे पहले फोकस भी आपकी पार्टी के साथ ही शुरू हुआ है। दीदी की छतरी के नीचे कांग्रेस पार्टी आएगी? देखिए प्रीति जी, जो लोग ये कहते हैं कि विपक्षी गठबंधन, विपक्षी एकता नहीं है, जुमलेबाजी करना बंद कर दे। जुमलेबाजी पार्टी के लोग क्या है कि सुगुफा छोड़ना चाहते हैं। इनको याद नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो गठबंधन के नेता थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं थे। अकेले दम पे कांग्रेस पार्टी ने 10 सालों तक राज नहीं किया है। पूरे विपक्षी दलों ने मिलकर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था और 10 साल तक इस देश में विपक्ष की एकता के साथ सरकार चली है। इनको स्पष्ट जवाब मैं दे देता हूँ। अब रही बात दूसरी की अब चुनाव के वक्त क्या होगा, वो स्थितियां परिस्थितियां होंगी, सारे दल मिलेंगे। आज बात है कि मोदी जी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिरने को तैयार है। अब उनको कोई दूसरा गड्ढे में नहीं गिराने वाला है। मोदी जी ने जो जो भाषणबाजी किया था, जो जो जुमलेबाजी किया था, महंगाई सबसे बड़ी बात है। मोदी जी, एक मैं याद दिलाऊंगा देश की जनता को, कहते थे कि जब जब महंगाई बढ़ती है देश में, इसका मतलब है सर वो विषय दूसरा है ना। दीपक जी, पहले मेरे सवाल का जवाब आप गोल कर गए। दीपक जी, मेरा प्रश्न ये था कि इससे पहले भी जब गठबंधन हुआ था तो बात बन नहीं पाई, क्योंकि सभी पार्टी के नेता चाहते थे कि कमान उनके हाथ में हो, लिहाजा नतीजा ये रहा कि बीजेपी ज्यादा बेहतर तरीके से न सिर्फ परफॉर्म करती है बल्कि सत्ता पर आसीन भी हुई बहुमत के साथ में। इस बार प्रश्न है कि 2024 के लिए दीदी हुंकार बन रही है और लामबंद करने की कोशिश कर रही है विपक्ष को। कांग्रेस पार्टी क्या दीदी की छतरी के नीचे आएंगे? तैयार है?
आपके पास में जवाब भी आ रहा था, लेकिन उसके लिए मैं बताना चाह रहा था, अब जो खुद गड्ढे में गिरने के लिए जा रहा है उसको विपक्षी पार्टियां दूसरे दल गड्ढे में गिराएंगे नहीं। मोदी जी अपनी करनी का आप खुद भोगने जा रहे हैं। जी, आप कैसे लोगों को डिबेट में बुलाती हैं? आप प्रश्न कुछ और पूछ रही हैं, जवाब ये कुछ और दे रहे हैं। ऐसे कहीं डिबेट होता है क्या? शांत रहिए ना, इनसे आप शांत प्रश्न रहिए। पूछा जा रहा है ममता जी के ऊपर और ये गाली देने में मोदी जी को व्यस्त है। महंगाई पे जवाब देंगे, बेरोजगारी पे जवाब देंगे, GDP पे जवाब देंगे, कोरोना पे जवाब देंगे। अरविंद जी देंगे किसी मुद्दे पे जवाब? नहीं देंगे। कोई भी मुद्दा जो डिबेट का टॉपिक होगा उसको जवाब देने की दीपक जी, अगर मेरे प्रश्न का आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया होता तो हम डिबेट से थोड़ा सा पथभ्रमित नहीं हो रहे होते। मैंने सवाल किया, कांग्रेस पार्टी दीदी की छतरी के नीचे तैयार है, राजी है आने के लिए, और फिर विपक्ष एक साथ लामबंद होगा? सीधा सा सवाल था। देखिए, मैं आपके मन के हिसाब से जवाब तो देने नहीं आया हूँ। आपका सवाल जो होगा वो मैं अपने हिसाब से जवाब मतलब दूंगा। मैं सवाल सर पूछूंगी चुनाव का और आप बात करेंगे कोरोना का, तो वो एक विषय तो हो सकता है, लेकिन सवाल तो था, बहुत सीधा सा था और बहुत स्पष्ट था। चलिए ठीक है, मुझे समझ में आता है कि आप इसका जवाब नहीं देंगे क्योंकि पार्टी नेतृत्व को इसका फैसला लेना है। उमाकांत लखेरा साहब वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। उमाकांत जी, स्वागत है पहले तो सर आपका। और सवाल मेरा सर यही है कि जिस तरीके से पहले भी विपक्ष इस मुद्दे पर कई बार एकजुट हुआ, लेकिन नतीजा हर बार सिफर रहा था। इस बार जिस तरीके से 2024 के लिए दीदी ने पिछले संबोधन में भी कहा कि अगर देश को बचाना है तो सबको एक होना होगा, और उसके लिए जुगत वो करती दिखाई दे रही है। दिल्ली आते ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि सबके साथ मुलाकात का उनका दौर जो है वो शुरू भी हो चुका है। पीएम से भी मुलाकात वो करती हैं, लेकिन तैयारियां 2024 को लेकर के ही हैं, यही बात कही जा रही है। और दीदी ने अपने संबोधन में भी कह दिया है कि डेमोक्रेसी में कोई अछूता नहीं होता है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपना जिद छोड़ करके, या फिर ये कहें कि अपने अस्तित्व को थोड़ा हल्का करते हुए दीदी की छतरी के नीचे जाकर के विपक्ष को एकजुट करने की नीयत से एकजुट होने के लिए तैयार हो जाएगी? क्योंकि राहुल गांधी को वो भी पीएम के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा विपक्षी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी की जो अपेक्षा थी कांग्रेस पार्टी से कि वो मजबूत होती, तो उसके अपने कारण है कि कांग्रेस पार्टी क्यों कमजोर है जी। लेकिन जो देश की जो परिस्थितियां होती हैं, जो हालात होते हैं, वो किसी पार्टी की प्रतीक्षा नहीं करते कि वो पार्टी मजबूत होगी तब हालात पैदा होंगे। तो ये ऐसे जो कालखंड है भारत के इतिहास में बहुत बार आए हैं। नेहरू के टाइम के बाद 67 में, 69 में, 71 में, 77 में, 80 में, उसके बाद 86 में, ये हमारे सामने एकदम एक दर्पण की तरह सारी चीजें तैर रही है। तो ऐसा भारत के कालखंड में ऐसा होता है कि जब एक बदलाव की हवा होती है, तो बदलाव की हवा भारत के इतिहास में कब होती है? जब बदलाव की परिस्थितियां होती हैं। बदलाव की परिस्थितियां कब होती है? जब जनता, कोई एग्जिस्टिंग सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में है, उस सरकार के खिलाफ एक जनमानस खड़ा हो गया हो, उस सरकार पर सवाल उठाने के लिए मीडिया सवाल उठा रहा हो, सिविल सोसाइटी सवाल उठा रही हो, और ऐसी विपक्षी पार्टियां, कल मैं पार्लियामेंट की दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ था, प्रेस दीर्घा में कल बैठा हुआ था, मैंने देखा कि अकाली दल से लेकर के आम आदमी पार्टी से लेकर के डीएमके से लेकर के ये सारी पार्टियां एकजुट होकर के घेराबंदी सरकार को कर रही थी। तो ये जो मुझे लग रहा है कि मैं 89 से पार्लियामेंट कवर करता हूं, तो एक प्रेसिडेंट था उस समय, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो पूरा विपक्ष मतलब बीजेपी से लेकर के और कम्युनिस्ट तक सब एक साथ लामबंद हो गए थे। अपनी विचारधाराओं को उन्होंने छोड़ दिया था और उन्होंने बोला था कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बोफोर्स का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा भारत के राजनीति में बनकर के आया था। आज उसका क्या हालत है वो एक अलग चीज है, लेकिन ऐसा भारत के राजनीति के कालखंड में कई बार होता है कि जब मुद्दे बाध्य कर देते हैं राजनीतिक पार्टियों को अपने मतभेद भुलाने के लिए। और जहां तक ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा का सवाल है, जाहिर सी बात है कि वो एक बलशाली नेता के तौर पर दिल्ली में आई है। बड़ी अटकलें थी कि वो दिल्ली आ रही है, कई दिनों से अटकलें थी, और मुझे लग रहा है कि जब विपक्ष में उनका अधिकार है विपक्षी नेताओं से बात करना, और उन्होंने करके दिखाया है। तीसरी बार वो सत्ता में, बंगाल की सत्ता में तीसरी बार तमाम तरह की अवरोधों से, एंटी इनकम्बेंसी विवादों से, केंद्र सरकार बीजेपी के तमाम ताकतों से, वामपंथियों को, कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसको हरा करके, उसको परास्त करके, तो वो जो उनकी जो ताकत बन करके उभरी है, उससे ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी
एक केंद्र बिंदु बनने जा रही हैं जी। भारत की राजनीति में आने वाले 2 साल में। और ये आने वाले 2 साल आपके लिहाज से एक ऐसे चेहरे के रूप में आने वाले दिनों में न सिर्फ उभर करके सामने आएंगी जो शायद केंद्र सरकार के सामने विपक्ष के रूप में एक बड़ा चेहरा हो सकती हैं और शायद सारे विपक्ष को उस छतरी के नीचे जिसका नाम ममता बनर्जी होगा एकजुट हो करके सरकार को जवाब भी दे सकने के लिए उनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है। एक बार फिर से मैं दयाशंकर सिंह जी का रुख कर रही हूँ। दयाशंकर जी, आपके लिए तो अच्छा लग रहा होगा आपको सुनते हुए भी कि जिस तरीके से विपक्ष को लामबंद होना होगा अगर बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है। 2024 की चाबी तभी मुमकिन है सकारात्मक तरीके से नतीजे दे जब ममता बनर्जी उस विपक्ष के बड़े चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट हो। लेकिन सर होगा कैसे? शरद पवार से लेकर के उद्धव ठाकरे तक और कांग्रेस पार्टी भी देखिए अभी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी खुल करके कुछ कह नहीं रहे। जाहिर सी बात है आला कमान जब तक कोई फैसला नहीं लेगा वो कहेंगे भी नहीं। लेकिन जब इस तरह की स्थितियां रहेंगी तो विपक्ष एकजुट होगा कैसे? फिर ये कह देने भर से कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है लिहाजा सबको एकजुट होना होगा। कोशिश तो पहले भी कई मर्तबा हुई ना, हो ही तो नहीं पा रहा है। देखिए, ये बीजेपी के लोगों का भ्रम फैलाने का एक तरीका होता है। इनका खुद का गठबंधन होता है तो वो तो अच्छे होते हैं, लेकिन विपक्ष अगर गठबंधन की बात करता है या लोगों से मिलता है तो इनको ऐसे तकलीफ होती है जैसे लगता है कि देशद्रोह कर रहे हैं। लेकिन अब स्थिति ये पैदा हो गई है कि देश की जो माली स्थिति से लेकर रोजगार से लेकर और ये तीसरी लहर पे चर्चा की बात है, लेकिन अब यहाँ तक हो गया है कि ये लोग मीडिया हाउसेज अब चूंकि इनको खलबली मच गई है, इस बात का इनको टेंशन हो गया है कि दीदी आ रही है तो चैनलों पे 5-7 दिनों से दिखाए चर्चा क्यों हो रहा। भाई जो अच्छा कार्य करेगा, देश हित की बात करेगा, बेरोजगारी दूर करने की बात करेगा, नौजवानों महिलाओं किसानों की बात करेगा, सबके रोजी रोजगार की बात करेगा, देश हित की रियल में बात करेगा, मर्जी नहीं करवाएगा। उसका जो है सभी लोग एक नागरिक सभी का साथ लोग देते हैं, देश की जनता का साथ देगी, विपक्ष के लोग साथ देंगे। अरविंद जी आ रही है सर आपके पास में बहुत सारे सवाल है मेरे पास आपके लिए। पहले जरा हम सुन लेते हैं। स्थिति ऐसी हो जाए देश के जो संस्थान है अपने ही देश के नागरिकों का ऐसे पोस्ट में होते हुए चाहे वो शर्मा रहे हो, केजरीवाल के मुख्य सचिव रहे हो, चाहे अमित रहे हो, चाहे काफी जिनका ये लोग जासूसी करवा रहे हैं, तो ये बड़ा ही शर्मनाक स्थिति में देश जा चुका है। अब इनको जल्द से जल्द चलिए दयाशंकर जी, बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ तो आपकी नाराजगी और आपकी दलीलें मुझे समझ आ रही है। सर सवाल मेरा फिर से वही था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज न जाने क्यों विपक्ष जो लामबंद होने की बात कर रहा है वो उस सवाल का भी जवाब नहीं देना चाहता जो उससे खुद से जुड़ा हुआ है। विपक्ष को लेकर के मैंने एक सवाल किया था कि दीदी की कोशिश है सबसे बड़े चेहरे के रूप में खुद को प्रोजेक्ट करने की, और अगर ऐसा होता है तो मुमकिन है कि बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकती है दीदी। लेकिन मेरा सवाल शरद पवार को लेकर के था। उद्धव ठाकरे का स्टेटमेंट तो अभी हाल में ही आ गया, जिस तरीके से थोड़ी सी तलखियां उनकी बड़ी ममता बनर्जी को विपक्ष के बड़े चेहरे के रूप में प्रोजेक्शन की खबरें जैसे ही सामने आई। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी अपना रुख कुछ स्पष्ट नहीं कर रही है। ये बात अलग है कि मुलाकात ममता बनर्जी करती रहेंगी और शायद मुलाकात सकारात्मक नतीजे भी दे दें, लेकिन किस तरीके से इसको आप इंटरप्रेट करेंगे? आपने मुझसे पूछा है जी दयाशंकर जी, आप ही से सवाल है मेरा। जी देखिए, ये मुलाकात है, अभी तो ये दिल्ली दीदी का पहला दौरा है और जब पहला दौरा शुरू हुआ है तो अभी तो दौर पे दौर चलेंगे। 2024 तक का मौका है, अभी उत्तर प्रदेश को देखना है और इसके बाद जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं परिवर्तन की लहर चलानी है। अभी इनको परिवर्तित कर लिया जाए, नौजवानों का हक दिलाना है, किसानों का हक दिलाना है, तो सभी लोग जाग चुके हैं, उनका हक दिला लिया जाए और विपक्ष में जो भी अपने साथ के सहयोगी दल है, समान विचारधारा वाले दल है, वो जब निर्णय लेंगे और निर्णय लेने के लिए चलिए समान सोच और विचारधारा वाले दलों के साथ में परहेज नहीं होगा। यही बात दीदी ने भी अपने मीडिया के साथ में जब वो मुखातिब हुई है पीएम से मुलाकात के बाद तो उन्होंने कही। दीपक जी आपके पास आ रही है क्विक रिक्वेस्ट, वो चाहती हूँ रिस्पॉन्स में इस पूरे मसले पर।
मुद्दा एक, विषय एक और समान विचारधारा, सोच भी एक, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी स्पष्टता के साथ किसी नतीजे तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? कांग्रेस पार्टी को आखिर ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी को अगर वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं पीएम के रूप में, तो सिर्फ वही वो चेहरा है जो विपक्ष की कमान संभाल सकता है? दीदी तो बेहतर तरीके से न सिर्फ पश्चिम बंगाल में परफॉर्म कर चुकी हैं, बल्कि नतीजे बता रहे हैं, और जो सुगबुगाहट है वो समझ में आ रही है। उनकी धमक दिल्ली में बीजेपी को अच्छी नहीं लग रही। प्रीति जी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप बता दीजिए। आप लोगों के अगर ऐसे सवाल हैं कि मतलब ममता बनर्जी को आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते तो आप बना दीजिए। ऐसे नहीं बनते ना देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सांसद चाहिए। जो बड़ी पार्टी बन के आती है लोकसभा में, उसके सदस्य और लोगों के समर्थन जुटा के प्रधानमंत्री बनते हैं। अभी तक ऐसे ही होता है ना। अभी कुछ दिनों से राज्यों के मुख्यमंत्री खरीद फरोख्त करके भाजपा ने किया है, वो अलग मुद्दा है कि भाजपा खरीद फरोख्त करती है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन चुनाव आएगा, चुनाव के वक्त लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। जो बड़ी पार्टी होगी, जिसके सांसद ज्यादा होंगे, आपस में बैठ के बात करेंगे, टीवी चैनल पे बैठ के यहाँ पे बात करते हैं कि शरद पवार। चलिए, तो गठबंधन के लिए तो तैयार है, लेकिन पीएम के चेहरे के रूप में किस चेहरे को प्रोजेक्ट किया जाएगा, शायद यही बड़ा सवाल आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगा। क्योंकि कांग्रेस हो या फिर दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हो, इस मुद्दे को लेकर के कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है, वो एकजुट होने के लिए तो तैयार हो जाती हैं, लेकिन फिर कमान कौन संभालेगा, इस गठबंधन का बड़ा सवाल और पेच यहीं अटक जाता है। दीदी की कोशिश है दिल्ली आने के बाद में कि उनकी धमक से बीजेपी परेशान भी हो, लेकिन जिस छतरी को वो तैयार करने की कोशिश कर रही हैं, उसकी कमान उनके हाथ में रहेगी। अभी भी ये सवाल बरकरार है। आप तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। उमाकांत लखेरा साहब, दीपक झा जी, अरविंद सिंह जी और दया शंकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में आप लोगों का शामिल होने के लिए। बड़ी बहस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा प्रणाम। अब मैं